Hello friends, good afternoon to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। जैसे आप सभी को पता है कि हम टारगेट नैब तहसीलदार के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं। 18 जून का जो आपका एग्ज़ाम है उसके हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, डे 1 डे 2। आज हम डे 3 में कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे और जो ये क्वेश्चंस जो MCQs हमने बनाए हैं वो आपका करंट अफेयर का सेक्शन कवर करेंगे। ट्राई करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली आपका लास्ट 8 मंथ का जो करंट है वो आपका डिस्कस हो जाए। तो करंट के साथ अगर किसी टॉपिक का स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करना होता है तो वो भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे हमने संडे को ये बोला था कि आपको करंट अफेयर का कुछ भी नहीं करना। प्रीवियस ईयर कुछ पेपर जैसे नैब तहसीलदार का पुराना पेपर, PCS वगैरह के जो भी आपका क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन है वो आपको ट्राई करना है। होप सो आपने वो कर लिया होगा। अगर आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको लगता है कि काफ़ी लेंथी जा रहा है, इसके लिए कोई और शॉर्टकट ट्रिक होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस GIBA। आपको यहाँ पे ना ये जो निमोनिक्स होते हैं और इसका शॉर्ट भी पता होना चाहिए, कभी कभी ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस इज़ लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये एक जैसे मान लो एक इनिशिएटिव है, आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, चाइना एंड UK। तो यहाँ पे आपका कौन सी कंट्री है जिसने ये लॉन्च किया है, ये आपका इंडिया है। अभी ये बायोफ्यूल अलायंस है क्या, एक्चुअली इसमें होगा क्या कि ऐसा कोई भी आपका मटेरियल जिससे हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। चाहे आप उसको गोबर गैस की बात करिए, ठीक है, या फिर आप कोई भी तरह का बायो या ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करके अगर आप उसका बायोफ्यूल बना पा रहे हो, तो इंडिया चाहता है कि वेरियस कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस हो जिससे हम इस बायोफ्यूल को एफिशिएंटली बना सकें, ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी की अगर यूज़ कर सकते हैं तो इनोवेटिव कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम और कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं तो बायोफ्यूल अलायंस बनाना चाहता है इंडिया वेरियस कंट्रीज़ के साथ मिलके। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी जैसे गोबर धन, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में ये सारे काम हो रहे हैं। तो आपको ये सिर्फ अलायंस पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया, तो हमने ही लॉन्च किया, इंडिया ने। सेकेंड क्वेश्चन इज़ अबाउट द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार का ही 2023, वैसे तो आपको पता ही है कि 5 जून एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन स्पेशली इस ईयर की अगर थीम की बात करें तो इस ईयर का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है आपका बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आपकी थीम है, ये आपको रिमेंबर रखनी। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार। ये एक प्रोजेक्ट है मिशन रफ्तार। यहाँ पे ईयर भी मैंने मेंशन कर रखा है कि इंडियन रेलवेज ने स्टार्ट किया था 2017 में, उन्हीं का ये मिशन है। इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का पर्पज़ क्या है, देखिए अभी आपको पता होगा जो बलासोर है उड़ीसा में, वहाँ पे एक जो बहुत ही दर्दनाक रेल हादसा हुआ है, जहाँ पे आपको पता ही होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 300 पीपल्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम पिछले कुछ सालों से ये बोल रहे हैं कि हमने रेलवेज़ में कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया है, हमने सिक्योरिटी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अल्टीमेटली हम जिस चीज़ में लैग कर रहे हैं वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर इतना डेडली मतलब इंसिडेंट हो जाता है तो आप किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करोगे। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितना मर्जी ये चीज़ें कर लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना है, तो उस डायरेक्शन में मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि जो ये प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार लॉन्च किया था, ठीक है। हम बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारी जो रेलवेज़ की स्पीड है हम उसको एवरेज स्पीड को बढ़ा के इतना कर देंगे, जबकि जो हमारा इंडिया है एज अ डेवलपिंग कंट्री बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री से पीछे है। चाइना के कंपैरिजन में तो हम बहुत पीछे हैं जिस हिसाब से हमारी यहाँ पे एवरेज स्पीड से ट्रेन चलती है। इतनी स्लो चलने के बाद भी हमारे यहाँ पे इतने डेडली इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं सोचने की बात है। तो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया क्यों इसको रखा गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार 2017 में आया था। ये करंट न्यूज़पेपर में से उठाया गया क्वेश्चन है, आज इंडियन एक्सप्रेस में से उठाया हुआ क्वेश्चन।
तो डाटा वहाँ पे था कि हमने इस मिशन के तहत डबलिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्रीट ट्रेन्स फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर, क्या ये टारगेट रखा था मिशन रफ्तार के अंदर कि हमारी जो फ्रीट ट्रेन्स होती हैं जो आपकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जैसे मान लो हमारा जो लॉजिस्टिक्स का काम होता है कि पैसेंजर्स को हम ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वो फ्रीट ट्रेन्स होती हैं। तो उसका क्या यही टारगेट था कि हम पहले हमारी 25 किलोमीटर पर आवर्स के साथ स्पीड ट्रेन चलती थी, अब उसको हम 50 किलोमीटर पर करना चाहते हैं। यस, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 50% इंक्रीमेंट जो है आपका किस में आएगा, फ्री ट्रेन में आएगा। उसके बाद ये है कि हम क्या करना, डबलिंग है 100%, ठीक है। उसके बाद ये है कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन्स बाय 25% फ्रॉम 50 किलोमीटर पर आवर टू 75 किलोमीटर पर आवर। क्या हमारा टारगेट ये था कि हम जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो अभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, हम उसको 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड करना चाहते हैं। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यार कि इंडिया में कितने एवरेज स्पीड के साथ ट्रेन चलती हैं, ठीक है, फिर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिले है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं, ठीक है। ये था आपका प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करंटली इज़ इंडियाज़ ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी रिजर्व, ठीक है। अभी न्यूज़ में एक आर्टिकल है कि इंडिया अपने ऑयल को क्या करेगा, साल्ट कैवर्न्स में स्टोर करना स्टार्ट करेगा रैदर देन कि रॉक कैवर्न्स में, ठीक है। तो ये साल्ट कैवर्न क्या है, रॉक कैवर्न क्या है, ये भी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया नया स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मीन्स, क्योंकि देखिए इंडिया जो है 80% के ज़्यादा अपना ऑयल इंपोर्ट करता है और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंडिया की जो है वो आपकी ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंड करती है, क्रूड के ऊपर। मान लीजिए कंट्रीज़ में वॉर चल रहा है, सप्लाई कम होगी, तो इंडिया का जो ये इम्पोर्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी। तो इंडिया क्या करता है, कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के रखता है सो दैट कि अगर उसको बाहर से सप्लाई नहीं भी मिल रही तो उस स्टोरेज को यूज़ करके वो अपना क्या कर सके, इकोनॉमी को रन कर सके। तो इंडिया के पास अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, इतना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है कि वो 9.5 डेज़ के लिए क्या कर सकता है, रन कर सकता है विदाउट इम्पोर्टिंग द ऑयल। इतना रिजर्व इंडिया ने बना रखा है, उसको मेकअप करते रहना पड़ता है अगर हम यहाँ से कुछ निकालें तो आपको फैसिलिटीज़ बतानी है। अभी रिसेंटली जो साल्ट कैवर्न बनना जा रही है वो राजस्थान में बनेगी, लेकिन इसके लिए अभी तो सिर्फ रिसर्च चल रही है कि कैसा बन सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑलरेडी हैं। बेंगलुरु में है, पदूर में है, ठीक है, ये दोनों कर्नाटका में है आपके, और आपका एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भी है। चंडीखोल में इंडिया बना रहा है, अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑपरेशनल ही पूछा है, तो चंडीखोल नहीं है, मंगलुरु, पदूर एंड विशाखापट्टनम आपके आंसर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट 2023 टुवर्ड्स द क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ये एक रिपोर्ट है, ये किस इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश की है, ये आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्चुअली ये बात की है कि अगर इंडिया को क्लीनर एंड ग्रीनर इकोनॉमी बनना है तो उसके लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा क्लीन फाइनेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसके साथ ही आप टारगेट अचीव कर लोगे, नेट जीरो जो इंडिया ने 2070 रखा हुआ है। काफ़ी सारा हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा पैसा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान में रखनी है, बस किसने पब्लिश किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है और ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, एक्चुअली ये इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो पिछले कंप्लीट ईयर न्यूज़ में रहा है। इसके ऊपर हमारे चैनल पे एक कंप्लीट वीडियो भी बना हुआ है कि इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, आप वहाँ पे जाके उसको समझ सकते हो, उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, ठीक है। इफ़ द इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बाई करेगा? नहीं। अगर इन्फ्लेशन हाई है दैट मीन्स आपका इकोनॉमी में पहले ही आपका क्या है, लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, पैसा वहाँ पे ऑलरेडी है, बल्कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, पैसा को अपने पास रखेगा, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग है।
नेक्स्ट है, इफ़ द रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएटिंग आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। यस, आरबीआई क्या करेगा, डॉलर्स सेल करके रुपीज़ को अपने पास सेफ रखेगा, ठीक है। उससे आपका रुपी क्या होता है, अप्रिशिएट होता है। अभी यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ी है या हमारी वीडियोस देखी है तो वहाँ पे आपको समझ हो आएगा कि कैसे होता है। इफ़ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स, ठीक है। अगर आपका यूएस का फेडरल बैंक या फिर यूरोपियन यूनियन वहाँ पे अपने जो बैंक्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को क्या करती हैं, कम करती हैं, तो यहाँ पे आरबीआई जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे डॉलर्स को बाय करना स्टार्ट करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका होता है कि रुपया ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आपकी 3 भी सही है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, आपकी स्टेटमेंट 1 सही नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अगर मान लीजिए जो आपका यूएस का फेडरल बैंक है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक करते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट, रिजर्व रेट जो टाइट कर देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो वहाँ पे लोगों को, जो हमारी इन्वेस्टर्स इंडिया में थे, उनको वहाँ पे अब पैसा अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सेविंग्स के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो यस, कैपिटल फ्लाइट करेगी, इंडिया से इन्वेस्टर्स पैसा बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। Then capital flight may increase the interest cost of firms with the existing external commercial borrowings। yes, जो इंडियन फर्म्स बाहर से कमर्शियल बोरोइंग्स करते थे उनके लिए इन्वेस्टमेंट लेके आना या बोरोइंग्स करनी महंगी पड़ेंगी, यस महंगी हो जाएंगी। The devaluation of the domestic currency decreases the currency risk associated with the ECBs। रिस्क कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। अगर आप बाहर से बोरोइंग्स कर रहे हो तो आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन कर रही है, तो आपको पता नहीं होगा ना कि जिस टाइम पे आपका वो लोन वापस मिल रहा है आपको, ठीक है, आपको रीपेमेंट हो रहा है, तो उस टाइम पे आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। डिवैल्यूएशन जब आपकी कम आपकी करेंसी की होती है तो फिर आपका क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जब आप करते हो किसी और करेंसी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी सिर्फ 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि 5, ठीक है। अग्नि 5 आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल, यस न्यूक्लियर कैपेबल है। एडवांस्ड है सरफेस टू सरफेस, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सरफेस टू एयर या एयर टू एयर नहीं है, सरफेस टू सरफेस ही है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, इसकी रेंज जो है अगली स्लाइड में आपको देखने को भी मिलेगा कि 5000 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। डेवलप्ड इंडिजीनियसली, हमने ही बनाया है इसको, ठीक है, DRDO ने, ठीक है। कौन से प्रोग्राम के अंदर, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। अग्नि 5 यूज़ करता है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल, ठीक है, बिल्कुल सही है, सॉलिड फ्यूल ही लगेगा, 3 स्टेज होती है इसमें, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अग्नि 5 के रिगार्डिंग आप दे सकते हो। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी एक टारगेट से अगर इस मिसाइल को छोड़ दिया किसी और टारगेट के लिए, तो अगर आप इसको बीच में रोकना चाहो तो ये रुकेगी तो है नहीं, ठीक है। तो आपको इस मिसाइल को किसी और मिसाइल के थ्रू इंटरसेप्ट करके इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, ये नहीं रुकेगी, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, ठीक है। उसके बाद है टारगेट इसका 5000 किलोमीटर के बियॉन्ड है अग्नि 5 का, काफ़ी सारी सीरीज इसमें है, अग्नि 1, 2, 3, 4 उनके रेंजेस कम है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल है, ठीक है, मतलब कि अदर कॉन्टिनेंट के अंदर भी जाके अटैक कर सकती है 5000 किलोमीटर तक। IGMDP जो है एक प्रोजेक्ट था जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोचा था, ठीक है, इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में क्या करने के लिए, एक लीडिंग कंट्री बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्मली गोट द अप्रूवल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आपको इस IGMDP का ईयर पता होना चाहिए कि 1983 में इसको अप्रूव किया गया था। इसके अलावा और काफ़ी सारी मिसाइल्स IGMDP के अंदर बनाने की बात की गई थी। पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि आपकी इंटरमीडिएट रेंज है, सरफेस टू सरफेस है। देन शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस आपका सरफेस टू एयर त्रिशूल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर आकाश भी आपका सरफेस टू एयर है। देन आपका एंटी टैंक मिसाइल है जिनका नाम है नाग। उसके बाद है द सिचुएशन विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। देखिए इकनॉमी में ये होता है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें ये होता है इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ आपकी एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ती है। उसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन
जो हो रहा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है या जो कंपनीज है उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, इन्फ्लेशन तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही लोगों को, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या है? फिलिप कर्व जो है आपका एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन कम होगी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये आपकी फिलिप कर्व होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AT1 एडिशनल टियर 1। एडिशनल टियर बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। दीज बॉन्ड्स आर सिक्योर्ड बॉन्ड्स, नो, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको मतलब कि लोन्स रेज करने के लिए किसी कोलेक्ट्रल की बैक की हुई होती है, मतलब आप कुछ गिरवी रख रहे हो। ठीक है, ये सिक्योर्ड बॉन्ड्स नहीं है। फिर ये है कि उनका कोई मैच्योरिटी रेट या मैच्योरिटी डेट होती है, रेट नहीं है, मैच्योरिटी डेट नहीं, इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। ये परपेचुअल बॉन्ड्स हैं, कभी भी जब इनको रेज़ किया जाता है, बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, तो जो सामने वाला होता है जो ये बॉन्ड्स परचेज करता है उनको कोई डेट नहीं बताई जाती कि हम इसको कब मैच्योर करेंगे। ठीक है, दीज बॉन्ड्स हैव पुट ऑप्शन बट नो कॉल ऑप्शन। गलत है, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन नहीं होता। कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या है? देखो, कॉल ऑप्शन का मतलब जिसने बॉन्ड इशू किया है वो किसी भी समय बॉन्ड को वापस ले सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन जो पुट ऑप्शन, जिसने बॉन्ड ले रखे हैं वो नहीं क्या बोल सकता कि अब इसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, डेट आ चुकी है, आप बॉन्ड्स अपने ले लो और मेरा पैसा वापस कर दो। यानी कि जो ये है इसके पास पुट ऑप्शन होता है, जो बॉन्ड इश्योर होता है उसके पास कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन होता है जब मर्जी उसको क्या कर सकते हैं, वो वापस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पुट ऑप्शन नहीं होता। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या है? रॉन्ग है, रॉन्ग पूछा गया था। उसके बाद है, देखिए अभी न्यूज़ में चोल किंगडम को लेके चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट का इनागुरेशन किया, पार्लियामेंट हाउस का, तो वहाँ पे एक टर्म थी न्यूज़ में, सेंगोल। ये क्या होता है कि राजदंड बोलते हैं एक तरह से, कि एक मिसाल टाइप होता है। ठीक है, छड़ी सी होती है, मतलब कि जो राजा होता है उसको दी जाती है कि एज आ, मतलब कि उसको प्रोटेक्ट करना है कंट्री को, तो उसको दंड लेना पड़ेगा जैसे मान अगर कुछ गलत करता है, तो ऐसा कुछ शेयर कंसेप्ट है। ठीक है, बस सिंगोल न्यूज़ में था, लेकिन चोल किंगडम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पार्लियामेंट में स्पीकर की जो चेयर है उसके पास रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चोल किंगडम से आया हुआ कंसेप्ट है। तो चोल किंगडम के बारे में आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 852 लेके 1279 तक इनका पीरियड रहा, यानी कि आप बोल सकते हो 1917 से लेके 13 सेंचुरी तक। ठीक है, चोल किंगडम फाउंडर आपको पता होना चाहिए, विजयला इसका फाउंडर था। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर्स में से बात करें तो राजा एंड राजेंद्र वन इसके ग्रेटेस्ट रूलर्स हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे टेम्पल्स बनवाए हैं, लाइक बृहदेश्वर टेम्पल। उसके अलावा इनका जो कैपिटल था गंगईकोंड चोलपुरम भी था, बिटवीन पेनार एंड वेलार रिवर। जो ये चोल किंगडम है साउथ में था, पेनार एंड वेलार रिवर्स के अंदर। ठीक है, मॉडर्न तंजौर जो है, जो या फिर तिरुचिरापल्ली जो है वहाँ पे, जिसको हम आजकल तंजौर एरिया बोलते हैं, वहाँ पे ये था। इनलैंड कैपिटल उरियावर एक शहर का नाम है जो इनकी इनलैंड कैपिटल थी। ठीक है, फेमस चीज़, यहाँ से कॉटन ट्रेड करते थे वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ। पुहार एक पोर्ट सिटी थी, एक बंदरगाह थी इसी किंगडम में। ठीक है, एफिशिएंट नेवी थी इनके पास, इंपॉर्टेंट है। शैविज्म को ये बिलोंग करते थे, यानी कि शिव की पूजा करते थे। ठीक है, सायर पर्ड्यू लॉस वैक्स के साथ जो ब्रॉन्ज कास्टिंग हम करते हैं, इस चोल किंगडम में जो ब्रॉन्ज कास्टिंग थी वो आपका मतलब कि जेनिथ पर थी, हाईएस्ट लेवल पे थी। काफ़ी अच्छी ब्रॉन्ज की मूर्ति इन्होंने बनाई है। नटराज की जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है इसी टाइम पे बना था, फेमस था। इसके अलावा दो टर्म्स हैं, यूआर एंड अग्रहार। ओर एंड अग्रहार ये विलेज के सिस्टम थे। ठीक है, यहाँ पे एक असेंबली होती थी जिसमें डिफरेंट कास्ट के पीपल होते थे, वो मिलके हेड करते थे। अग्रहार विलेज को सिर्फ ब्राह्मण जो थे वो ही हेड करते थे। इसके अलावा वो मंडलम बोलते थे प्रोविंस को। ठीक है, जिसको हम आजकल स्टेट बोलते हैं। वलानाडु वो कमिश्नरी के लिए यूज़ करते थे, नाडु डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज़ करते थे, कुरम वर्ड वो विलेज के लिए भी यूज़ करते थे। संगोल के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी चोल किंगडम के बारे में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेयर अर्थ मेटल्स। ये रेयर अर्थ मेटल्स काफ़ी न्यूज़ में थी, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है।
बताना है कि दे आर सेट ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं 17 मेटल्स का एक सेट होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं। यस, स्टेटमेंट सही है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस रेयर अर्थ मेटल्स। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इंडिया प्रोड्यूसेस 10% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट, ये गलत है। इंडिया लेस देन 1% करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पूरा ईयर इन्फ्लेशन न्यूज़ में रहता है, ठीक है, तो आपको ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से। यस, इंक्लूड्स करता है चेंज इन प्राइजेज ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। यस, WPI में सिर्फ गुड्स के प्राइजेस की इन्फ्लेशन देखी जाती है, CPI में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। इंडिया की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट है वो CPI में मेज़र की जाती है, ये बिल्कुल सही है। पहले WPI में होती थी हेडलाइन इन्फ्लेशन, लेकिन अभी क्या है कि ये CPI को मेज़र करके ही हम हेडलाइन इन्फ्लेशन निकालते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है वो आपका स्टैटिक पोर्शन में कवर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। देन आपका आता है जयपुर डिक्लेरेशन 2023 दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़। किस चीज़ से बिलोंग करती है जयपुर डिक्लेरेशन? रेल सेफ्टी से बिलोंग करती है। बलासोर वाला इंसिडेंट न्यूज़ में है, तो जयपुर डिक्लेरेशन पूछने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवे ने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेल सेफ्टी के साथ मिलकर इस रेलवे सेफ्टी डिक्लेरेशन को क्या किया है, अनाउंस किया है। 18th UIC हुई थी, ठीक है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड UIC के बीच में, तो उन्होंने जयपुर डिक्लेरेशन किया है। UIC का हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द म्यूनसिपल बॉन्ड्स। म्यूनसिपल बॉन्ड्स न्यूज़ में है, तो आपको इनके रिगार्डिंग बताना है कि क्या सही है। म्यूनसिपल बॉन्ड्स आर इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ठीक है, तो यस ठीक है, लोकल बॉडीज़ ने इनको लॉन्च किया है। एंड डू नॉट कैरी एनी गवर्नमेंट गारंटी। यस, गवर्नमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि आपको पैसा वापस मिलेगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यार ये, ठीक है। उसके बाद है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैज़ टू पीरियडिकली मूव अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी for these payments from its revenue into the escrow account from where interest and principal repayment is done for these bonds। म्यूनसिपैलिटीज़ को अपने रेवेन्यू में से एक जगह पे एक पैसा पीरियडिकली रखना पड़ता है, जिसको हम एस्क्रो अकाउंट्स बोलते हैं। यहाँ से आपकी पेमेंट जो है इंश्योर की जाएगी। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको पेमेंट करेंगी ही करेंगी। बॉन्ड जब आपके मेच्योर हो जाएंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी के साथ साइन किया है ये बताना है। किस चीज़ के रिगार्डिंग साइन किया है? मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, उनको प्रमोट करना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए गए हुए प्रोडक्ट्स या आर्टिकल्स हैं उनको प्रमोट करिए आप अपनी क्या बोल सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म जो है आपका ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू। तो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी मीशो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स। इसको अभी हमारे बजट में अनाउंस किया गया था, जो आपका 2023-24 का बजट है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है? ये वन टाइम सेविंग स्कीम है जो 4 साल के लिए अवेलेबल रहेगी, 23 से लेकर 27 तक नहीं रॉन्ग है। सिर्फ 2 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, 23 से लेकर 25 तक। बोथ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। यस, दोनों एलिजिबल हैं, वुमेन भी गर्ल चाइल्ड भी। मैक्सिमम एक वुमेन या गर्ल चाइल्ड 2 लाख रुपीज़ अपने अकाउंट में सेव करके रख सकती है, जिस पे उसको 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड फैसिलिटी ऑफ पार्शियल विड्रॉल, अगर उसको किसी काम के लिए चाहिए भी है तो पार्शियल विड्रॉल वो कर सकती है, ठीक है। जो 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 एंड 3, 1 आपकी रॉन्ग है। 2 साल के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो डे 3 में मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस करना, तो मैंने कर लिया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहना, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो वो भी बता देना आपको, तो हमें पता चले कि किस डायरेक्शन में काम करना है। जैसे एक कैंडिडेट ने किया था कि आपको इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए, तो वो मैंने इंक्लूड किए। ज्योग्राफी के लिए जो भी चाहे करंट है वो भी मैं इंक्लूड कर नहीं रहा। ज्योग्राफी में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी, चाहे वो स्टैटिक का पोर्शन रहेगा चाहे वो करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा। उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ा टीडियस टास्क लग रहा है मेरे को, बना रहा हूँ, ठीक है। तो जब बन जाएगा तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।